Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very very warm welcome to JIB CIB Prep. हम कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट BRBL तैयार, जहां मॉड्यूल सी का यूनिट 22 करने वाले हैं आज। यूनिट 22 टॉक्स अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहले ये एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता था, अब 2019 में रिसेंटली अमेंड हुआ है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बात करूँ तो ये एक्ट 1986 में हुआ बना, ठीक है। फिर अमेंड हुआ 1991 में, फिर 1993 में अमेंड हुआ, फिर 2002 में अमेंड हुआ, बट अल्टीमेटली 2019 में तो इसका पूरा मतलब अमेंडमेंट की जगह नया इसे रीअपील किया गया, इस एक्ट को रीअपील किया गया और वापस न्यू एक्ट आ गया। तो इट इज़ नाउ नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, मतलब ये 2019 में पहले एज ए बिल गया, लोकसभा में पास हुआ 30 जुलाई को, फिर राज्यसभा में पास हुआ 6 अगस्त को, प्रेसिडेंट का एसेंट आ गया 9 अगस्त 2019 को, एंड दिस इज़ हाउ CPA और कोपरा केम इनटू पिक्चर। अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैम एक्ट पहले अमेंड होता गया और फिर अचानक से चेंज कैसे हो गया। पहले एक्ट अमेंड होता गया फिर अचानक से चेंज कैसे हो गया। तो बेसिकली इसे ऐसे समझिए जैसे आपने एक न्यू शूज़ लिया, ठीक है, सही चल रहा था, जब वो ख़राब हो गया तो आपने उसे कॉबलर से ठीक करा लिया, कुछ टूटा था कॉबलर से ठीक करा लिया, फिर ऐसे ही दोबारा कुछ प्रॉब्लम हुई फिर उसे ठीक करा लिया, बट एक समय ऐसा आ गया कि वो ठीक है, बियॉन्ड रिपेयर है, ठीक है, तो आपको अब नए शूज़ की ज़रूरत है। उसी तरीके से जब आप एक्ट्स देखते हैं, ओके, ये एक्ट नॉर्मली चल रहा है, अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, हो जाएगी, बट जब बहुत सारे मेजर चेंजेस होते हैं तो एक्ट को रीअपील किया जाता है। जैसे 1986 में इंटरनेट नहीं था, तो कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर बातचीत हो नहीं रखी थी, अमेंडमेंट्स हुए थे, बट इन डिटेल में पास कोई एक्ट नहीं था, कोई डिटेलिंग नहीं दे रखी थी, प्रोविजनिंग नहीं दे रखी थी। ज्यूरिसडिक्शन मतलब पिक्यूनरी लिमिट्स बोलते हैं इसको, पिक्यूनरी या मॉनेटरी बोल सकते हैं। मॉनेटरी लिमिट्स जो है वो चेंज हो गई। कहने का मतलब है पहले जो लिमिट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, है ना, या नेशनल स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट फोरम की, या स्टेट कमीशन की, या नेशनल कमीशन की होती थी, वो चेंज हो गई। प्लस यहाँ पे डेज भी चेंज हो गए कि अगर आप नीचे से ऊपर अपील कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जाने में पहले 30 डेज हुआ करते थे, वो 45 डेज हो गए। बाकी सब जगह 30 डेज ही है, स्टेट से नेशनल जाना है, नेशनल से सुप्रीम कोर्ट जाना है, वहाँ पे अभी भी 30 डेज ही हैं, बट डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जाने के लिए यहाँ पे टाइम चेंज हो गया। तो कुछ चेंजेस मेजर हुए थे जिनमें से कुछ ये हैं। इसके अलावा पहले मीडिएशन सेल नहीं था, मीडिएशन सेल आ गया। एक CCPA एक अथॉरिटी पर्टिकुलरली सेटअप करी गई, ओके। पहले कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं था एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, जैसे अमिताभ बच्चन आके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्रीति जिंटा आके एडवर्टीजमेंट कर रही है, माधुरी दीक्षित आके एडवर्टीजमेंट कर रही हैं अबाउट मैगी, और अचानक से मैगी में बोल रहे हैं उसमें तो लेड है एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड इट इज़ ऑफ द शेल्स फ्रॉम ऑल द रिटेल स्टोर्स। जब तक ग्रीन फ्लैग वापस नहीं मिला तब तक मैगी डिड नॉट केम बैक। यस, तो बोला कि ऐसा है क्योंकि पीपल फॉलो यू, ओके, इफ यू आर एंडोर्सिंग अ प्रोडक्ट and if it is found hazardous not only to the health, not only to the life of the person, of the people, but also health of the people, then you will be you'll have to follow the बियर द कंसिक्वेंसेस। मतलब जो एंडोर्स कर रहे हैं एक्टर एक्ट्रेसेस सेलिब्रिटीज जो जिनको पीपल फॉलो, राइट, कि माधुरी दीक्षित बोल रहे तो वो सही बोल रहे होंगे, ओके। तो कि ऐसा है, सोच समझ के अपनी छानबीन करने के बाद ही किसी को एंडोर्स करो, क्योंकि अगर कुछ पकड़ा गया तो फिर आप भी उतने ही लायबल होगे। उतने ही तो है, लायबल नहीं बोल सकते, दैट इज़ टू स्ट्रॉन्ग ऑफ अ स्टेटमेंट, बट आपको भी उसके कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। आप पे कोई पेनल्टी लगाई जा सकती है, कुछ आने वाले समय के लिए एंडोर्समेंट बना करी जा सकती है। इस तरीके के प्रोविजनिंग हमारे पास CPA या कोपरा 2019 में आ गई।
ओके। तो ये एक्ट आया 9 अगस्त 2019 को। अल्टीमेटली एजेंडा ये था कि कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, प्लस एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा सके जो टाइमली और एफिशिएंटली रिजॉल्व करे, एडमिनिस्टर करे अगर कंज्यूमर को कोई दिक्कत हुई है, अगर कंज्यूमर अग्रीव्ड है, कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है। ओके। ये एक्ट आया, फोर्स में आया जुलाई 2020 को। कुछ प्रोविजन जैसे कि CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन और अथॉरिटी आ गई ये, और इफेक्टिव हुई फ्रॉम 24 जुलाई 2020। ये डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और CCPA के बारे में तो मैं पूरी डिटेल में आपको पढ़ाने वाली, थोड़ा सा डिटेल्ड चैप्टर है, मेरे साथ एंड तक बने रहना। अब कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं। ओके, आई ट्राई टू इंक्लूड all those definitions which are important for you. Okay, I have tried to do that in the content itself. Okay, तो अगर मैं ब्रांच ऑफिस के बारे में बात करती हूँ तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में बता रखा है, मैं सेक्शन सब सेक्शन नहीं याद करना है, सेक्शन नहीं समझिए, डेफिनेशन तो सेक्शन 2 ऑफ दैट एक्ट ही होगा। ब्रांच ऑफिस का मतलब होता है कोई भी वो ऑफिस या कोई भी वो प्लेस जो कि डिस्क्राइब करी गई है एज ब्रांच बाय इस्टेब्लिशमेंट, या फिर कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो कि या तो सेम या फिर सब्सटैंशली सेम एक्टिविटी कर रही है जैसे कि हेड ऑफिस में हो रहा है, उसे हम ब्रांच बोल देंगे। तो ब्रांच क्या है? ब्रांच रेफर करता है कोई भी ऑफिस या कोई भी ऐसी प्लेस जो कि आइडेंटिफाई कर रखी है कि हमारे ब्रांच है दिल्ली में है, या फिर कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो आपके जैसा सिमिलर या फिर सब्सटैंशली काफ़ी मोटा मोटा सिमिलर एक्टिविटी हेड ऑफिस जैसा करे, उसे हम ब्रांच बोलेंगे। सेंट्रल अथॉरिटी क्या है? CCPA इज सेंट्रल अथॉरिटी, जिसके बारे में मैंने जैसे भी बताया कि ये हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाले में ही आया, 1986 में नहीं था, सेक्शन 10 में इस्टेब्लिश हुआ है। सेक्शन 10 अगर आप याद कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। ओके। कंप्लेंट, कंप्लेन में कोई भी कंज्यूमर, इंडिविजुअल बोल रही हूँ मैं, इंडिविजुअल के बारे में बात कर रही हूँ, जिसने कोई सामान या गुड्स या सर्विसेज लिया और खुद के कंजम्पशन के लिए लिया। अगर आपने सामान खरीदा है आगे बेचने के लिए, आप कंज्यूमर की परिभाषा में नहीं आते हैं अंडर कोपरा या CPA 2019। हाँ, कंज्यूमर कॉम्पिटिशन एक्ट के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट एक्ट्स में डिफरेंट डेफिनेशंस दिख सकती हैं आपको, बट पहली बात तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और उसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन में वो लोग नहीं आते हैं जिन्होंने सामान खरीदा आगे बेचने के लिए या पैसे ही नहीं दिए। जैसे आपने किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके कोई सर्जरी कराई जिसमें आपने कोई पैसे नहीं दिए, क्योंकि इन रिटर्न कंसिडरेशन नहीं था कुछ, आपने सर्विसेज या गुड्स लिए और वापसी भी कुछ नहीं दिया, तो अगेन आप कंज्यूमर नहीं बने। ठीक है, तो कंज्यूमर कोई भी बंदा हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जिसने गुड्स या सर्विसेज ली है। वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन ये रजिस्टर्ड रहती है, जैसे कि हमारा लॉ बोल रहा है। गवर्नमेंट एंटिटीज़ में सेंट्रल और स्टेट या स्टेट सेंट्रल अथॉरिटी आ सकती है, गवर्नमेंट भी आ सकता है, सेंट्रल अथॉरिटी भी आ सकती है। ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जिनका सेम इंटरेस्ट है, सब लोग कह रहे हैं भैया जो ये मैगी है प्रॉब्लमेटिक है, लोग साथ मिलके बात कर रहे हैं, बट देन दे मैगी गॉट अ ग्रीन फ्लैग एंड इट केम बैक। ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपकी डेथ हो गई है तो, या फिर कोई माइनर कंज्यूमर है तो आपको कोई और रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका हेयर मतलब वारिस भी हो सकता है। ठीक है। कंप्लेंट, कंप्लेंट एक लीगल सॉरी रिटन एलिगेशन है, आरोप है। एलिगेशन मतलब अभी तक हमने साबित नहीं किया है, बट हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ एक गलत हुआ है। ओके, कंप्लेन कर रहे हैं कि या रिटन एलिगेशन लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे को इस बात के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए, और इन ग्राउंड्स में आपके अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आ सकते हैं। कोई अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई ट्रेड प्रैक्टिस मतलब लेट्स से लाल मिर्च में, रेड चिली पाउडर में ईंट का चूरा, ईंट का पाउडर, ईंट बोले तो ब्रिक का पाउडर मिक्स कर दे रहे हैं, है ना। या फिर ऐसी प्रैक्टिसेस हमने देखी है इन रिसेंट टाइम्स, राजस्थान में भी एबल टू सी सम आर्टिकल्स ऑन इंटरनेट। वैसे तो बहुत सारी जगह हो रहा है, बट रिसेंट जो मैंने आपको बता रही हूँ एडवर्टीज में ये प्रॉब्लम हमको दिखी कि कोरिएंडर पाउडर में काओ डंक मिलाया गया है, ड्राई काओ डंक। तो ये ट्रेड प्रैक्टिसेस है, रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस जो कि ट्रेडर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स फॉलो कर रहे हैं, ये जो कि अनफेयर है। आप पैसे किसी और चीज़ के ले रहे हैं, आप कुछ और रहे हैं, डिफेक्टिव गुड्स दे रहे हैं, गुड्स या जो सामान या कोई खरीद रहा है, खरीदने के लिए अग्री कर रहा है, उसमें डिफेक्ट्स है,
इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंस लिया, उस पर ऐसा मार्क नहीं हो रखा है, यस, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो मार्क नहीं हो रखे हैं, डेफिशिएंसी है सर्विस में, मतलब जिसके लिए मैंने आपसे एग्रीमेंट किया था सामान लेने के लिए वो है ही नहीं, डेफिशिएंसी है क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में। तो गुड्स जो होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, सर्विसेज जो है उसमें डेफिशिएंसी दिखती है, और अगर आप अग्रीव्ड हो तो आप कंप्लेन करते हो, ये रिटर्न फॉर्म में ही रहती है। एक्सेसिव प्राइसेस मतलब आप टू मच प्राइस मांग रहे हो, जैसे मान लेते हैं कोई दवाई है पैरासीटामोल, 1-2 रुपए की दवाई है, आप 100 या 1-1 हज़ार रुपये ले रहे हो, हमने कोविड में देखा भी है। जो लॉ से लॉ ने प्राइस किया आप उससे ऊपर नहीं चार्ज कर सकते, या अगर एमआरपी लिखा हुआ है तो उससे आप ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। गुड्स और पैकेजेस पे जो दिख रहा है, हजार्डस गुड्स वो होती हैं जो आपकी सेफ्टी वायलेट करती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वायलेट करता है, जो कि लॉ के द्वारा बताया गया है, और आप ये नोइंगली कर रहे हो, ठीक है, अनसेफ सामान बेच रहे हो, ये हजार्डस गुड हो जाता है। हजार्डस सर्विसेज सिमिलरली जो लाइफ पे या आपकी हेल्थ पे थ्रेटनिंग हो सकता है, आप जानबूझ के, आपको पता है उसके बावजूद आप रिस्क में डाल रहे हो लोगों की सेफ्टी, इट इज़ नोन एज हजार्डस सर्विसेज। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट रिसेंट टाइम में आपने देखा है एक कंपनी थी फेयर एंड लवली, ठीक है, अब वो फेयर एंड लवली नहीं रही, उसका नाम बदलना पड़ा अंडर द लॉ इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री विच इज़ यू नो इन सर्टन ट्रॉपिकल कंडीशंस, जहाँ पर मेलेनियन एक्सरेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ब्राउन या ब्लैक हो सकती है, वैसे वाइट भी हो सकती है, बट हाउ डज इट मैटर? व्हाई डू यू वांट टू मेक पीपल फेयर? देयरफॉर द नेम गॉट चेंज एंड नाउ इट इज़ नोन एज ग्लो एंड लवली। या फिर एक तरीके का डिओड्रेंट लगाओ, यू नो, एंड गर्ल्स विल रनिंग आफ्टर यू। बताइए ऐसे कभी सच्ची में हुआ क्या? हाँ, आप लोग, यू गाइस टेल मी। या फिर मैं आपको बताती हूँ एक रिसेंट, लाइक अ कपल ऑफ इयर्स अगो, there was a celebrity mother and daughter, they came together। वैसे तो ये कंपनी जो है एयर वाटर प्योरीफायर्स बेच रही थी, बट देन दे ब्रॉट दिस आटा मेकिंग मशीन, ठीक है, और उसमें दे वर एलिजिंग सर्टेन क्लास ऑफ द सोसाइटी कि आप इन इन पर्टिकुलर लोगों के हाथ का गूंदा हुआ आटा खाते हैं, मशीन में डालिए और बन जाएगा टाइप्स। ऑफ कोर्स देन पीपल डिड नॉट लाइक इट, एंड उन्होंने आरोप, नो, दे रेज देयर वॉइस, और फिर कंपनी ने एक अपॉलॉजी भेजी, राइट, बिकॉज इट इज ऑल अंडर द परव्यू ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर क्या है? क्लॉज 7 बता रखा है, कंज्यूमर वो बंदा है जो गुड्स या फिर सर्विसेज ले रहा है फॉर कंसिडरेशन, पैसे नहीं दिए हैं, आप कंज्यूमर नहीं है, आपका दोस्त है, आपने उसे फ़ोन करके बोला यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वो दोस्त जो है वो डॉक्टर है, उसने दवाई भी दे दी, ठीक है, उस दवाई का आप पे साइड इफेक्ट हो गया, आप कुछ कर सकते हो, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जा सकते हैं। पहली बात तो उससे क्यों लेके जाना है, बट लेट से आप लेके जाना भी चाहते हो तो लेके नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में ही नहीं आए, क्योंकि कंसिडरेशन या तो अभी दे रहे हैं या देने का वादा कर रहे हैं, या थोड़ा सा भी दे रहे हैं, थोड़ा सा बाद में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, काइंड में दे रहे हैं, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ कंसिडरेशन, बट अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कंज्यूमर भी नहीं हो। एंड इट इंक्लूड्स अ पर्सन जो गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहा है। अगर आपने सामान खरीदा है आगे बेचने के लिए, कमर्शियल यूज है आपका, नो, यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। हाउएवर जो इंडिविजुअल रीसेल के लिए ले रहा है वो नहीं आता है। द टर्म ऑल्सो इंक्लूड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो आप आज तो हम सब कुछ, मतलब अगर हमारे को आलू भी चाहिए तो भी हम ब्लिंकिट कर रहे हैं, और अब तो दिल्ली एनसीआर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि आप एयर प्योरीफायर भी खरीद पा रहे हो ब्लिंकिट से 10 मिनट में घर। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीन से आपने कुछ सामान किया, टेली शॉपिंग करा, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू लिया, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम भी आ गए हैं, जैसे हमारे पास कंपनीज है ओरीफ्लेम, एमवे, यस दीज आर एमएलएम, राइट, मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब ये भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आ गए हैं। कंज्यूमर डिस्प्यूट तब होता है जब एक पर्सन जिसने सर्विसेज ली है और उसमें डेफिशिएंसी है, गुड्स ली है और उसको लग रहा है उसमें डिफेक्ट है, वो अग्रीव लग रहा है, उसको जो सर्विसेज या गुड्स देने चाहिए थे उस पर उसको नहीं दिया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, एलिज कर रहा है, कम जो मतलब आरोप लगा रहा है पर्सन जिसने गुड्स या सर्विसेज ली है, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट अराइज हो रहा है। कंज्यूमर राइट्स को आप याद कर सकते हैं इस तरीके से। RICH C is an acronym that will help you remember all the rights that are given to us under Consumer Protection Act 2019. Right to safety,
मतलब हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ पे सेफ्टी रहनी चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब जैसे प्रोडक्ट के पीछे लिखा होगा ना कि क्या कितने रुपए का है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या इसमें प्रोडक्ट्स हैं, कोई फैट है, इंग्रेडिएंट्स में कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। राइट टू चूज, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दुकान पे गए और उसने 5-6 आपको आइटम दिखाया, आपने कहा आप तो उसने बोल रहा मैं दूसरा तभी खोलूंगा जब आपको खरीदना, खरीदोगे नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब हम कि अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो सुनो भाई, इसलिए तो कॉल सेंटर्स एक्सेट्रा आज नए बिजनेस जो जो प्रूडेंट बिजनेसेस हैं वो सेटअप कर रहे हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकालना क्या मैकेनिज्म होना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन जैसे जागो ग्राहक जागो जैसी आप देखते होंगे, ऑल ऑफ दीज आर अंडर द परव्यू ऑफ राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, तो आप इसको आप कैसे याद कर सकते हो, रिच सी राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। दीज आर द राइट्स गिवन टू अस बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, राइट टू प्रोटेक्शन, कंज्यूमर हैज अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हजार्डस, मैंने इसको सेफ्टी बताया है। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन ऐसे ही बताया मैंने आपको, कंज्यूमर के पास राइट है कि क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, कितनी प्योरिटी है, क्या प्राइस है, ये सब कुछ बताया जाए ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचाया जा सके। राइट टू एक्सेस वैरायटी बोले तो राइट टू चूज। ओके, कंज्यूमर के पास एक्सेस है बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज कंपेटिटिव प्राइस में। राइट टू बी हर्ड, कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी बातचीत सुनो। रिड्रेस मतलब सोल्यूशन निकाला जा सके, जैसे हमारे पास मैकेनिज्म है, 3 tier मैकेनिज्म है कि अगर आप प्रॉब्लम में हो और आप सर्टन अमाउंट से नीचे आपका प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है, आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाइए, वहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं है आप स्टेट फोरम में जा सकते हैं, वहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं है आप नेशनल फोरम में जा सकते हैं, वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। एंड कंज्यूमर अवेयरनेस को मैंने आपको ऐसे कंज्यूमर एजुकेशन के नाम से बताया है। ठीक है, हमारे को अपनी राइट्स और ड्यूटीज के बारे में भी पता होना चाहिए, ड्यूटीज तो है हमारे सिलेबस में है नहीं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, डिफेक्ट क्या है, गुड्स में होता है डिफेक्ट, डेफिशिएंसी सर्विसेज में होती है। मैं क्लास कर रही हूँ, आप अपनी बुक लेके आ जाओ, आप पढ़ाई कर लो, बस बोलेंगे नहीं, आई एम टीचिंग। ओके, वेरी नाइस, गो गेट योर बुक्स, लेट मी टीच। ओके, मीनवाइल आओ, डिफेक्ट हमें क्लॉज 10 में बता रखा है। ठीक है, कोई भी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग है किसी गुड्स में, किसी प्रोडक्ट में, क्योंकि डेफिशिएंसी इज व्हेनेवर आई एम सेइंग अबाउट डेफिशिएंसी आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्विस। ठीक है, जैसे कि कोई क्वालिटी आपने प्रॉमिस करी थी वो नहीं दे रहे हो, कोई क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड्स जो कि मेंटेन होने चाहिए एज पर लॉ। ओके, क्लीन कर लो बेटे, वहां पे बैग ही तो हटाना है, हटा लीजिए। गाइस गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। Now, the term defective is used when such issues arises. है ना, जो ट्रेडर ने क्लेम किया था वैसी क्वालिटी नहीं है, वैसी क्वांटिटी नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी, जब कोई फॉल्ट, इम्परफेक्शन, इनएडिक्वेसी सर्विस परफॉर्मेंस में हो रही है तो उसे हम डेफिशिएंसी का नाम देते हैं। इसमें किसी भी तरीके का नेग्लिजेंस, ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल गए, कमीशन भूल नहीं सकते, आप पैसे ले रहे हो तो यू कैन नॉट जस्ट से कि अरे ये तो मेरे से गलती हो गई। ओके, इसकी वजह से किसी कंज्यूमर को हार्म हुआ है, जहाँ डेलिब्रेट भी आ सकता है, डेलिब्रेटली भी हो सकता है कि आपने जानबूझ के ऐसा ही किया है, विद होल्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे हो कि अगर आप बताओगे तो हो सकता है सामने वाला गुड्स या सर्विसेज खरीदे ही नहीं। यस, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास डिस्ट्रिक्ट फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोल सकते हैं, फिर स्टेट कमीशन है, फिर हमारे पास नेशनल कमीशन है। और नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये एक रिड्रेसल बॉडी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टैब्लिश करी गई है। जस्ट इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट्स, आप यहाँ पे आकर इस 3 tier मैकेनिज्म के थ्रू सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकते हो। मीडिएशन एक ऐसा
प्रोसेस है जो अभी ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोल सकते हैं। जैसे हमने लोक अदालत, आप लोक अदालत पढ़ चुके हैं, जैसे ऑलरेडी स्टडी लोक अदालत, हमने लोक अदालत पढ़ा, मीडिएशन एक तरीके से कंसिलिएशन कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, उस तरीके से मीडिएशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आउट ऑफ कोर्ट जाके आप सेटल कर रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक मीडिएटर आ गया, जैसे इसे ऐसे मान सकते हैं जैसे दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही है, मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, तो बुआ जी आके इन दोनों की एज अ मीडिएटर इन दोनों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा रही है। उसी तरीके से मीडिएटर लीगल लैंग्वेज में पकड़ा जाए तो एक फैसिलिटेट किया जा रहा है, कम्युनिकेशन या नेगोशिएशन करा जा रहा है ताकि एक म्यूचुअली अग्रीएबल रेजोल्यूशन निकाला जा सके। मीडिएशन में जो बंदा रहता है, जो थर्ड पार्टी रहती है, जो वो न्यूट्रल रहती है, किसी एक पार्टी के लिए बायस नहीं रहती है, ओके, मीडिएट करता है, ये हमारे को बता रखा है इस लॉ के अंदर। फिर नेशनल कमीशन है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन है। वैसे तो हमारे पास अगर हम यहाँ सेटिस्फाइड नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, बट जो पर्टिकुलर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बना है वो नेशनल कमीशन हाईएस्ट है। ओके, यहाँ पे आप अपील जाती हैं या हो सकता है कोई पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर का प्रोडक्ट है तो वो भी आप नेशनल कमीशन के पास डायरेक्टली लेके जा सकते हो। पर्सन यहाँ पे कोई इंडिविजुअल, कोई फर्म, कोई HUF, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई एसोसिएशन, कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनीज, कोई आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शन पर्सन, ये सब लोग एंटिटीज नॉट फॉलोइंग इनटू अबव कैटेगरी बट रिकॉग्नाइज एज लीगल पर्सन, ये सब लोग पर्सन जैसे मान ली, ये लोग तो है, इसके अलावा भी। ओके, रेगुलेशन क्या है, जो रूल्स और गाइडलाइंस नेशनल कमीशन ने या फिर सेंट्रल अथॉरिटी ने, CCPA बोल रहे हैं, सेंट्रल अथॉरिटी जब मैं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट CCPA, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये गवर्न करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। रेगुलेटर कौन है, ये वो भी अथॉरिटी है या बॉडी इस्टेब्लिशमेंट है जो अंडर द लॉ बनी है, स्पेसिफिक सेक्टर को रेगुलेट कर रही है, इंश्योर कर रही है कि जो ट्रेड प्रैक्टिस है वो अलाइंड है कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स के साथ। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है, जो प्रैक्टिसेस मैनिपुलेट कर रही हैं प्राइसेस को, डिलीवरी कंडीशंस को, सप्लाई फ्लो को, अनजस्टिफाइड को कॉस्ट जिसकी वजह से ला रही है, टू मच हाई हो जा रही है, लेट्स से कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कंज्यूमर पर, ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस अगेन दे आर नॉट अलाउड अंडर द लॉ। इस वजह से मान लेते हैं डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू प्राइस हाइक्स, कि भैया डिले है, डिले कर रहे हैं जानबूझ के क्योंकि प्राइसेस लेट से पीछे से बढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिसेस दैट फोर्स कंज्यूमर टू बाय और अवेल ऑफ वन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एक्सेस अनदर, ये खरीदने के लिए आपको ये भी खरीदना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट यू ऑलरेडी नो इट, मे बी यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सर्विसेज जो आप पोटेंशियल यूजर्स को अवेलेबल कर रहे हो, जैसे हम हमारे लिए एज बैंकर्स हम सर्विसेज ही दे रहे हैं, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, लॉजिंग, हाउसिंग, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ सर्विसेज भी हैं। हाउएवर ये जो सर्विसेज है जो फ्री ऑफ चार्ज है या फिर अंडर पर्सनल सर्विस आ जाती है, वो इंक्लूड नहीं होती हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पर्सनल सर्विसेज भी इंक्लूड नहीं होती है। ओके, नाउ स्टेट कमीशन, ये भी एक रिड्रेसल बॉडी जो स्टेट लेवल बन रही है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बन रही है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, जो स्टेट लेवल बन रही है वो स्टेट कमीशन है, और जो हाईएस्ट है वो नेशनल कमीशन है। ओके, अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अंडर अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें इसी लॉ में मिला, मतलब 2019 जो ने रीअपील हुआ है एक्ट उसमें मिला, इससे पहले इसको ढंग से डिफाइन कहीं नहीं किया हुआ था। ओके, तो हमारे पास अगर मैं अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती हूँ, पहले हम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे। जब मैं अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट बोल रही हूँ तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर मतलब रिटेलर भी आ जा रहा है, और जो कंज्यूमर है जहाँ पर जो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट की थी वो बहुत हद तक सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज दे रही है कंज्यूमर को। जैसे फॉर एग्जांपल, रिक्वायरिंग एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपेंड्स फ्रॉम कंज्यूमर फॉर फुलफिलिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कि ये काम करना पड़ेगा कस्टमर को तभी सही चलेगा। ओके, इम्पोजिंग अनरीजनेबल चार्जेस या ऑब्लिगेशन या कंडीशन, ऑब्लिगेशन इज काइंड ऑफ अ लायबिलिटी या ड्यूटी बोल सकते हैं, इससे कस्टमर जो है वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आ रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कहीं ना कहीं लिमिट कर रहा है, कर्टेल कर रहा है राइट्स कस्टमर की, है ना, विच वुड टिपिकली बी अवेलेबल टू ऑल। ओके, जिसकी वजह से अनफेयर आउटकम वैसे इन जनरल मिलता है सबको, बट आपको डिसएडवांटेजेस पोजीशन में भेज दिया जा रहा है, इसके वजह से अनफेयर आउटकम लेकर आया, एंड देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज एन अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट।
ओके अगर मैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोल रही हूँ तो यहाँ पे ऐसे मेथड्स, ऐसे तरीके जिससे आप धोखा देना चाह रहे हो, डिसीव करना चाह रहे हो किसी कस्टमर को एज अ बिजनेस, है ना, ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप प्रमोट कर रहे हो, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। यहाँ पे मिसलीडिंग, डिसीव कर रहे हो बेसिकली। कुछ एग्जांपल है, आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, फॉल्सली क्लेम कर रहे हो कि इतना क्वालिटी है, इतना स्टैंडर्ड हमारे गुड्स और सर्विसेज का। मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो सेकेंड हैंड गुड्स को एज न्यू, मतलब यूज्ड लेट्स से टाइपराइटर है, उसको नया कह के बेच रहे हो। ऑफ कोर्स इट इज़ अनफेयर, राइट। गिविंग फॉल्स वारंटीज या गारंटीज, या प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम रिप्लेस कर देंगे, रिपेयर कर देंगे, व्हेन देयर इज नो रीजनेबल पर्सपेक्ट ऑफ फुलफिलिंग सच प्रोमिसेस। आप कह तो रहे हो, जो वादा कर रहे हो वो निभाने का इंटेंशन नहीं रखते हो, इट इज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, मिसलीडिंग प्राइस रिप्रेजेंटेशन, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो प्रोडक्ट को बीइंग सोल्ड एट अ बार्गेन प्राइस when it is not offered at such price या क्वांटिटी, या इनकंसिस्टेंट है मार्केट के प्राइसेस से। डिसेप्शन, प्रमोशनल टैक्टिक्स, कुछ गिफ्ट दे रहे हो, कुछ प्राइजेस दे रहे हो, एजेंडा ये है कि आप उनको देने ही नहीं वाले हो, वादा तो कर रहे हो दोगे बट देने नहीं वाले हो। कंडक्टिंग कंटेस्ट और लॉटरी जो मिसलीडिंग है एंड आर नॉट एडवर्टाइज्ड, झूठ मूठ में लोगों से पैसे लेके भग जाओगे, दफा चक्कर, बोल रहे हो ये मिलेगा बट कुछ नहीं मिलने वाला। फेलियर टू कंप्लाई विद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे, लेट्स से फॉर एग्जांपल एग मार्क है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, या आईएसआई मार्क है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, तो ये मेंटेन करना पड़ेगा आपको अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हो इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। या ओके ना, होर्डिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड। होर्डिंग मतलब आपको, जैसे मेरे पापा का फॉर्म का बिजनेस है, जो फॉर्म लगती है ना सोफा के अंदर, ठीक है, या मैट्रिसेस का बिजनेस, मैट्रिसेस एक्सेट्रा भी उसमें आ जाता है। तो अब पेट्रोल का प्राइस हाइक हुआ, एक पर्टिकुलर लेवल पे फॉर्म बिक रही थी, ठीक है, और पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, तो मेरे पापा कह रहे हैं पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, इसका मतलब फॉर्म का प्राइस भी बढ़ने वाला है। ओके, तो मैं क्या करना है कि क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा, तो हमने सस्ते में खरीद रखा है, ऐसा करते हैं इसको रख लेते हैं, अभी लोग आएंगे तो कहेंगे हमसे, हमारे पास सामान नहीं है, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा हम पुराने प्राइस पे हमने खरीद रखा होगा बेचेंगे नए प्राइस पे। Is this legal? It is not legal, and therefore my father doesn't do it. But I'm telling you, this can be an example of doing it. Okay, hoarding या destruction, withhold कर रहे हो मार्केट से ताकि प्राइसेस बढ़ते चले जाए आर्टिफिशियली। और ये ऐसे भी हो सकता है कि आप ये भी समझते हो, IEN IFS पढ़ के आए हो, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जानबूझ के आप सप्लाई नहीं करो ताकि ज़्यादा लोग डिमांड करो, आप महंगा भी लोग खरीदे फिर आपसे। मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग सुपीरियर गुड्स, ओके, या फिर यूजिंग डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस इन सर्विस प्रोविजन, जैसे मैंने आपको लाल मिर्च पाउडर का एग्जांपल दिया, या धनिया पाउडर का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। घी, वनस्पति घी, इसको डालडा नाम से हम रिप्लेस कर चुके हैं, बट डालडा वॉज एक्चुअली अ कंपनी, जैसे हमने जेरोक्स का एग्जाम्पल ABFM में भी लिया था। फेलियर टू इशू प्रॉपर बिल्स, आप प्रॉपर रिसीट नहीं दे रहे हो, कैश मेमोज नहीं दे रहे हो, ओके, नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, आप रिफ्यूज कर दे रहे हो, नाम पैसे वापस नहीं देंगे, ठीक भी करके नहीं देंगे, ठीक है, जो कि आपने वादे करे थे। नाउ लेट्स गो टू द 3 tier रिड्रेसल मैकेनिज्म, या फिर जो हमारे पास सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, उनके बारे में बातचीत करते हैं। जो सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन काउंसिल है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर बनाई गई हैं। क्या करती हैं बेसिकली, ये जो काउंसिल है ये एडवाइस करती हैं सरकार को ताकि प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके कस्टमर की राइट्स को। जो ये काउंसिल है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करती है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल, और इनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। शुरुआत करते हैं CCPC के साथ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के साथ। ये इस्टेब्लिश किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वैसे सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, और जिस दिन से बनाई गई वो डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। कॉम्पोजिशन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कॉम्पोजिशन इज इम्पॉर्टेंट। इस काउंसिल एडवाइस करता है, तो एडवाइजरी है इनका नेचर, और यहाँ पे एक रहते हैं मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, जो बेसिकली चेयरपर्सन जैसे एक्ट करेंगे। ही इज़ गोइंग टू और शी इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ चेयरपर्सन
ओके। फिर उसके अलावा हमारे पास कोई ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हो सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे कस्टमर का इंटरेस्ट। ओके। मीटिंग क्या रहेगी, सेंट्रल काउंसिल को नेसेसरी है कि मीटिंग हो, बट देयर कुड बी एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार मीट तो करनी है हर साल। यहाँ से एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर से भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट डेफिनेटली है। एक बार, एटलीस्ट वन टाइम इन अ ईयर। ओके। जो मीटिंग है ऐसे टाइम पर शेड्यूल होगी या ऐसी जगह पर शेड्यूल होगी जो कि चेयरपर्सन, हमारे जो ये मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, इनके द्वारा बताई जाएगी, और फिर प्रोसीजर भी अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना होगा मीटिंग का। एजेंडा ये है कि काउंसिल, जो ये सेंट्रल काउंसिल एडवाइस करेगी कैसे प्रमोशन किया जा सके, कैसे प्रोटेक्शन किया जा सकता है कस्टमर के राइट्स की इस एक्ट के अंदर। ओके। फिर जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल काउंसिल बनाई थी, उसी तरीके से हमारे पास स्टेट काउंसिल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही है। जिस दिन से आई है उस दिन इफेक्टिव डेट से हो जाएगी, है ना। मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर इन द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट था, यहाँ पे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट था, वैसे ही यहाँ पे इन द स्टेट गवर्नमेंट है, ये चेयरपर्सन होंगे। बाकी हमारे पास ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और 10 और मेंबर्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट अप टू हो सकते हैं। ठीक है ना। मीटिंग यहाँ पर जैसे सेंटर वालों को कम से कम एक बार साल में मिलना था, यहाँ पे कम से कम 2 बार। एक्चुअली दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज कम इन प्रीवियस ईयर। तो जैसे स्टेट वाला पूछा जा चुका है, वैसे ही सेंटर वाला भी पूछा जा सकता है। चेयरपर्सन डिसाइड करता है कब एक मीटिंग कहाँ होगी, जैसे प्रोसीजर रहा, और एजेंडा ये है कि प्रमोशन किया जा सका है, प्रोटेक्शन किया जा सके कस्टमर के राइट्स स्टेट के अंदर। अब हमारा सेंट्रल काउंसिल सेंटर ने बनाई, स्टेट काउंसिल स्टेट ने बनाई, तो डिस्ट्रिक्ट कौन बनाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी स्टेट ही बनाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में नोटिफाई कर देगी। जिस दिन से नोटिफाई है उस दिन से मान लेंगे कि आ गई है। ठीक है। कॉम्पोजिशन में जैसे हमारे पास मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट एट सेंट्रल लेवल, मिनिस्टर इन चार्ज एट स्टेट लेवल था, वैसे यहाँ पर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होगा, जो कि या फिर सिमिलर इक्वलेंट ऑफिसर, इक्वल रैंक का ऑफिसर हो सकता है, जो कि चेयरपर्सन कहलाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल होंगे, जैसे पीछे वालों को, सेंटर वालों को एक साल में एक बार मिलना था, स्टेट वालों को साल में 2 बार मिलना था, ऐसे इसको भी इसको भी 2 बार मिलना है, 3 बार, इसको भी 2 बार मिलना है, एटलीस्ट 2 टाइम्स मिलना है हर एक साल। चेयरपर्सन बताएगा कहाँ पे कैसे कैसे मीटिंग होनी है, एजेंडा यही प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके कस्टमर के राइट्स और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कंज्यूमर कोर्ट है 1986 में, पहले क्या होता था कि जहाँ सेलर रहता है वहीं पे आप कंप्लेन कर सकते थे, बट अब जहाँ रहता है सेलर वहाँ पे भी हो सकता है, और जहाँ बायर रहता है वहाँ भी हो सकता है। बेसिकली बायर डिसाइड कर सकता है, प्रोडक्ट की लायबिलिटी पे कोई प्रोविजनिंग थी नहीं। अब हमारे पास जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, यहाँ पे एक्शंस ला सकते हो प्रोडक्ट सेलर के अगेंस्ट भी, चाहे वो ई कॉमर्स भी क्यों ना कर रहा हो। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कोई प्रोविजन नहीं था मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में, और यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था। मीडिएशन पे भी कुछ बातचीत नहीं थी पहले, आज है। ओके। पिक्यूनियरी रिस्ट्रिक्शन जो मैंने मॉनिटरी बताया, लिमिट्स पहले क्या थी, सीपीए में डिस्ट्रिक्ट तब जा सकते थे जब आपका प्रोडक्ट की वैल्यू 20 लाख से नीचे थी, 20 लाख से 1 करोड़ थी तो स्टेट के पास, और 1 करोड़ से ऊपर थी तो नेशनल बजट के आ जाते थे। बट ये चेंज हो गई जैसे हमारे पास 2019 आया, यहाँ 1 करोड़, यहाँ 1 करोड़ से 10 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर। ओके। अब सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये एजेंडा क्या है, प्रमोट किया जा सकता हो, इन्फोर्स किया जा सकता हो राइट ऑफ कस्टमर, जैसे थम्स अप, टेस्ट द थंडर, तूफान, कुछ आज कुछ तूफानी करते हैं, और इसमें एक ऐसा एडवर्टीजमेंट हुआ जहाँ नो वो एक हिल पे कोई बंदा चढ़ा हुआ है और वो कुछ तो बन गया है, शक्तिमान बन के लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड देयर आर पीपल हु आर कॉपीइंग, ऑफ कोर्स आपको अपना प्रोटेंस यूज करना है, बट देन देयर आर रेफरेंसेस दैट बीइंग मेड, तो बी
बी माइंडफुल व्हेन यू मेक एडवर्टीजमेंट्स। तो सीसीपीए क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, आपको बोल सकती है कि ये प्रोडक्ट फॉल्टी है, वापस मंगवाए। जैसे आप अगर आप 90s बॉर्न हैं तो आपने देखा होगा कि नोकिया की बैटरी 2010-11 टाइप्स में, अराउंड 2010, नोकिया की बैटरी ऑटोमेटिकली फूल रही थी, आपका मोबाइल जो है फूल रहा था। तो आपको बेसिकली ये तो खैर सेल्फ नोकिया ने खुद ही कर लिया था, बट अंडर द लॉ ऑल्सो बोला जा सकता है कि गुड्स जो मार्केट से उठाओ और सही प्रोडक्ट्स पहुँचाओ। कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे। अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो और आप पकड़े गए तो आपको बोल सकते हैं कि भैया ये रोको, वरना आपको वापस आप पेनल्टी भी लग सकती है, जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को हटाना है, इसमें आपको एग्जांपल्स दिए। पेनल्टी लग जाती है उन मैन्युफैक्चरर्स पे, सेलिब्रिटीज़ पर भी जो कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, सेक्शन 10 एक सेक्शन है जो मैं आपसे सजेस्ट करूंगी दैट यू शुड लर्न। सीसीपीए जो है सेक्शन 10 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर बनाया है। एजेंडा ये है कि ये रेगुलेट करेंगे वो मैटर्स जो कि कस्टमर की राइट्स को वायलेट कर रहे होंगे। जो कस्टमर की राइट है उस तक पहुंचनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए राइट, चाहे वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू हो, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो, व्हाट्सएवर इट इज। एजेंडा सीसीपीए का यही है कि वो प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे कस्टमर की राइट्स एज अ क्लास। ओके, इस्टेब्लिशमेंट जैसे बताया सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है आपके सीसीपीए को। यहाँ पे एक चीफ कमिश्नर रहते हैं। इसके अलावा कुछ और कमिश्नर्स हो सकते हैं जैसे कि प्रिस्क्राइब कर रखे होंगे, बट ये सब अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। जो हमारा इसका हेडक्वार्टर है वो एनसीआर में है, दिल्ली एनसीआर में है बेसिकली। इट मे ऑल्सो हैव रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस अदर पार्ट्स। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन विंग है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती है इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी सीसीपीए ने बोल रखा है इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर। सेंट्रल अथॉरिटी अगर फंक्शंस बोले जाएं, एजेंडा यही है प्रोटेक्ट किया जा सके, एनफोर्स किया जा सके कस्टमर की राइट। तो बेसिकली जो फंक्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी के वो ये हैं कि प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके कस्टमर की राइट्स को, और अगर कोई वायलेशंस हो रही हैं, मतलब कस्टमर को हीन किया जा रहा है जो उसकी राइट्स हैं, तो उससे प्रिवेंशन दी जा सके। प्लस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रिवेंट किया जा सके, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल एंटिटी ना हो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो। झूठी फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, इसे प्रिवेंशन करने की कोशिश करी जा रही है। प्रिवेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन ही पब्लिश ना करे, ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना दे। प्लस सीसीपी का ये भी पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकती है, खुद भी कर सकती है, सुओ मोटो भी कर सकती है, या कहीं से मतलब डायरेक्शन आ रहा है, पता चल रहा है कि इस पर इंक्वायरी करनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, कंप्लेन क्या होगा, इट कैन फाइल कंप्लेन फॉर बिफोर वेरियस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल, व्हाट्सएवर इज द पेक्यूलियर लिमिट अकॉर्डिंगली। इंटरनेशनल इंटरवेंशन इन प्रोसीडिंग, अगर सेंट्रल अथॉरिटी को लगता है कि गड़बड़ चल रही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट पे हो, चाहे स्टेट पे हो, चाहे नेशनल पे हो, देन वो सीसीपीए इंटरवीन कर सकता है रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ कस्टमर। रिव्यू एंड रिकमेंडेशन, रिव्यू भी कर सकती है वो फैक्टर्स जो बेसिकली ऐसा दिखा रहे हैं कि कस्टमर अपनी राइट्स एंजॉय नहीं कर पा रहा है, और उसके उपचार रेमेडियल मेजर्स भी बताती हैं। ठीक है, रिसर्च और अवेयरनेस करती हैं कि भैया कैसे आप लोगों को बताया जा सके कि जागो ग्राहक जागो। ओके, कोलैबोरेशन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ को बोलती है कि भैया जी ऐसा काम करो कि एजेंसी जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी है उनके साथ मिलकर लोगों तक ये बातचीत पहुंचाओ दैट दे नीड टू बी अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड देयर ड्यूटीज टू। सेफ्टी नोटिसेस इश्यू करती है, वार्न करती है कस्टमर्स को कि भैया ये गुड्स हजार्डस है, अनसेफ है, मत यूज़ करो। एडवाइजरी रोल, एडवाइस भी करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को कि कैसे कंज्यूमर वेलफेयर मेजर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। गाइडलाइंस देती है ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बचाई जा सके, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। प्लस एडिशनल प्रोविजंस है, बता सकती है कैसे करना है, पेनल्टी लगा सकती है। सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर है कि वो डायरेक्शंस इश्यू कर सकती है, पेनल्टीज लगा सकती है अगर वायलेशन हुआ है। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल अग्रीव्ड है नेशनल कमीशन के डिसीजन से,
तो ये रिव्यू भी कर सकती हैं विद इन 30 डेज। ओके, डेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर सकती है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कोई बॉडी जो कि सेंट्रल अथॉरिटी में जो पावर्स हैं वो यूज़ कर सकती है। ठीक है, अब कमीशन के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल में पहले 20 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ के ऊपर होती थी। आज ये जुरिस्डिक्शन बदल गई हैं। दिस इज 1 CR, दिस इज 1 to 10 CR और 10 CR के ऊपर। ओके, और जब मैं कमीशन के बारे में आती हूँ तो और भी चेंज हो गई हैं। ओके, अप टू 1 CR पहले ऐसे हुआ करती थी पहले, है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब कोई बंदा 1 करोड़ तक है, यहाँ जाता है, यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, विद इन 45 डेज यहाँ जा सकता है फ्रॉम द पास ऑफ ऑर्डर। यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ जा सकता है, बट ये विद इन 30 डेज है। यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ भी जा सकता है, विद इन 30 डेज है। और यहाँ से ये CCPA के पास भी जा सकता है फॉर रिव्यू, और ये भी विद इन 30 डेज आएगा। ठीक दोस्तों ना, कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन क्या है? यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होंगे, 2 अदर मेंबर्स होंगे। यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होंगे, 2 अदर मेंबर्स होंगे। एक्चुअली 4 हो गए हैं शायद, दीज आर 4 राइट नाउ। ओके, यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होगा, 4 अदर मेंबर्स होंगे, सब में एक वुमेन होना जरूरी है। रिटायर्ड जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के होंगे, यहाँ पे जज हाई कोर्ट के होंगे, यहाँ जज सुप्रीम कोर्ट के होंगे। अपॉइंटमेंट जो है, यहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रेकमेंड करते हैं। यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब बेसिकली जो प्रेसिडेंट ऑफ पर्टिकुलर कमीशन है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, या स्टेट गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ओके, जुरिस्डिक्शन में जैसे आपको बताया 1 CR तक है, 1 CR, ये 1 CR to 10 CR है, और ये 10 CR के ऊपर है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर 2021 में यहाँ पे एक अपडेट आया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। एजेंडा है कि डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि भैया जो फार्मर्स हैं उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे मान लेते हैं प्याज की प्राइस एकदम बढ़ गई है, एकदम घट गए, तो जितने पर सामान बनाया था एटलीस्ट उतना भी नहीं आ पा रहा है। फार्मर कितनी मेहनत क्यों कर रहा है? आप देख रहे थे बहुत सारे सुसाइड्स एक्सेट्रा हो रहे थे, लोग फार्मर्स अपने लोन वापस नहीं दे पा रहे थे। उसको मद्देनजर रखते हुए कि भाई इतना पैसा, इतना मिनिमम पैसे पे सरकार आपसे खरीद लेगी, रेम्युनरेटिव रेट्स। ओके ना, इसे आप एक बार रीड लगा सकते हैं, जस्ट रीड इज फाइन, जस्ट रीडिंग इज फाइन। ओके ना, इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल जुरिस्डिक्शन जो चेंजेस अपडेटेड 2021 में हुए हैं वो ये है कि यहाँ पर 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ 50 लाख से 2 करोड़ है, और 2 करोड़ के ऊपर ये रहा। क्या बोल रहे हैं? जुरिस्डिक्शन करंट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, इट इज अप टू 50 लाख। ये 50 लाख टू 2 CR है, और ये 2 CR के ऊपर है। इसको मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपको 10 दिखे। ओके, ये जुरिस्डिक्शन बता रखी है कि फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स, सेक्शन 68 बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन ने जो ऑर्डर पास किया है फाइनल है अगर विद इन टाइम पीरियड आप ऊपर नहीं गए हो। ओके नाउ, जिस दिन से आपको प्रॉब्लम हुई है उस दिन से 2 इयर्स के अंदर अंदर आपको कंप्लेन फाइल करनी है। लिमिटेशन पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड पे मैं पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर आपके साथ करके आई हूँ। ओके, लिमिटेशन लॉ आई थिंक इसका नेक्स्ट चैप्टर है, सो यू विल सी द वीडियो ऑफ इट। तो पूरा पर चैप्टर है लिमिटेशन लॉ पे। ओके, तो हम पूरा पढ़कर आए हैं। इसके अलावा इफ द कंप्लेन फाइल्ड आफ्टर 2 इयर्स, हो सकता है रिस्पेक्टिव कमीशन फिर भी एडमिट कर ले अगर सफिशिएंट कॉज है।
कंप्लेन वैसे तो एंटरटेन नहीं करी जाती बियॉन्ड लिमिटेशन पीरियड, बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर यहाँ पे रीजन बताना पड़ेगा कि आपने कैसे एडमिट कर लिया, क्यों, व्हाट्स द रीजन आपने एडमिशन लिया। ओके ना, कोई भी कमीशन से कोई ऑर्डर पास हुआ है, कोई डिक्री आई है, उसे मतलब कोई भी ऑर्डर पास हो जाए, डिक्री जैसे मॉनिटरी डिक्री जैसे मानना पड़ेगा। ओके ना, मीडिएशन सेल इम्पॉर्टेंट, मीडिएशन सेल का सेक्शन भी हमें याद करना पड़ेगा, वी विल हैव टू लर्न द सेक्शन। ओके, सेक्शन 74 मीडिएशन सेल के बारे में बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस मीडिएशन सेल को बनाती है। मीडिएशन सेल में मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि इस रेगुलेशन में बता रखे हैं। ड्यूटीज़ क्या है कंज्यूमर मीडिएशन सेल की, कि उनको एक एनपैनल्ड मीडिएटर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो केसेस हैंडल करेंगे, रिकॉर्ड्स करने पड़ेंगे सारे जो भी कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स की, और इन्फॉर्मेशन जो कि इस प्रोसेस में बता रखी है, इस पूरे रेगुलेशन में बता रखी है। मीडिएशन का प्रोसेस कैसे रहता है, जैसे मान लेते हैं किसी स्टेट, नेशनल या डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने कोई ऐसे स्कोप की सेटलमेंट हो सकता है, जैसे लोक अदालत में देयर वाज अ स्कोप फॉर सेटलमेंट, राइट, तो यहाँ बोल रहे हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके आओ मीडिएशन प्रोसेस के थ्रू। नेचुरल जस्टिस जैसे फेयर प्रिंसिपल लोक अदालत फॉलो करा था, वैसे मीडिएशन प्रोसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा। ओके, विद इन स्पेसिफाइड टाइम और मैनर में, जैसे कि बता रखा है वैसे फॉलो करना पड़ेगा। अब पैनल ऑफ मीडिएटर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर, हर एक लेवल पर एक पैनल है मीडिएटर्स का, जो कि 5 साल के लिए वैलिड है। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैनल जो है रिकमेंडेशन किसके रहेगा, जो कि प्रेसिडेंट है या मेंबर्स हैं उस कमीशन के। यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पर 1 और 4, यहाँ पे 1 और 4, एक प्रेसिडेंट है ना, और एक कम से कम वहाँ पे वुमेन मेंबर भी होनी चाहिए। मोटा मोटा बोले तो order of district, state and national commission are fine unless an appeal is presented in within time period। 2 साल में कर देना, और अगर sufficient cause है तो बाद में हो सकता है, बट रीजन बताना पड़ेगा। एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर, जैसे कि एक डिक्री नॉर्मल सीपीसी कोड ऑफ सिविल कोड प्रोसीजर के अंडर आती है, वैसे ही यहाँ का ऑर्डर भी मानना पड़ेगा। कंज्यूमर मीडिएशन सेल भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है, एंड विद दिस वी आर डन, खत्म, ये चैप्टर हुआ खत्म। Okay, we are done. Join the Telegram channel if you have not already दोस्तों। CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप है। Join this Telegram। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा वहाँ पे से टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल JIBC प्रेप का। Okay, and that's it from my side. I'll take your leave. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher CM Dishadu signing off for today. Bye bye.